हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों GTA और कैन सुपरवाइज़र की जो है न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसलिए दोस्तों हम जो है यूट्यूब पर कैन सुपरवाइज़र और AGTA की जो है फ्री बैच जो है लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट AGTA और कंप्लीट कैन सुपरवाइज़र जो है सिलेबस कराएंगे। जैसा कि कैन सुपरवाइज़र और AGTA दोनों का जो है सिलेबस सेम है, ठीक है। तो हम आपके लिए जो है कंप्लीट जो है कोर्स कराएंगे यूट्यूब पर फ्री। तो आज जो है हम गेहूं की खेती डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम हैं क्रॉप साइंस को कंप्लीट करेंगे। कौन सा? सबसे पहले हम जो है क्रॉप साइंस को कंप्लीट करेंगे। इसमें जितनी भी खेती आती हैं सभी हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद सॉइल साइंस, फिर हॉर्टिकल्चर और फिर UPGK और कंप्यूटर, यानी कि हम सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है गेहूं की खेती। तो देखते हैं सबसे पहले जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या है। गेहूं का जो है बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका जो है बॉटनिकल नेम है। अगर बात करें इसकी फैमिली, तो इसकी जो फैमिली है पोएसी इसकी फैमिली है, पोएसिया ग्रैमिनी, ठीक है। ग्रैमिनी जो है ओल्ड नेम है और पोएसी जो है न्यू नेम है। अगर बात करें इसका जो है ओरिजिन प्लेस क्या है, गेहूं का जो है उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ वेस्ट एशिया है। क्या है? साउथ वेस्ट एशिया है, ठीक है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान यानी कि दक्षिण पश्चिमी एशिया। फिर बात करें इसमें जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गेहूं में जो है 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गेहूं जो है कैसा है? हेक्सापोलाइड है, ठीक है। कैसा है? हेक्सापोलाइड गेहूं है। फिर बात करें इसका जो है टेस्ट वेट, इसमें जो है इसका जो है कितना टेस्ट वेट होता है, तो इसका जो टेस्ट वेट है कितना होता है? 40 ग्राम। जो टेस्ट वेट है वो निकाला जाता है 1000 बीजों का जो है भार होता है, वो टेस्ट वेट कहलाता है। फिर बात करें गेहूं का मामा या गेहूसा या गुल्ली डंडा, तो इसका जो है टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम होता है। कितना? 2 ग्राम होता है। फिर बात करें ये जो गेहूं है कैसा प्लांट है, तो ये C3 प्लांट है। कैसा है? C3 प्लांट है और ये लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। कैसा? C3 प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट है। फिर अगला पॉइंट इसमें है कि गेहूं में जो है किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, यानी कि टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो इसमें जो है हाइपोजियल का, तो यानी कि हाइपोजियल प्रकार का जो है जर्मिनेशन पाया जाता है। फिर बात करें इसमें जो है पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, तो इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर बात करें इसमें जो है प्रोटीन कितने % पाई जाती है, तो इसमें जो प्रोटीन है 10 से 11%। इसमें प्रोटीन 10 से 11% पाई जाती है और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है 65 से 70%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% पाया जाता है और प्रोटीन जो है 10 से 11% पाई जाती है। अगर बात करें इसका जो है हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, तो इसका जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो 40 से 50% होता है। कितना होता है? 40 से 50% होता है। फिर बात करें इसके बाद कि जो गेहूं है, गेहूं किस प्रकार का फल है, ठीक है। तो ये जो है कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। कैसा है? कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। और ये किस प्रकार का प्लांट है, तो जो C3 प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट। कैसा? C3 और लॉन्ग डे प्लांट है। फिर बात करें इसमें जो है जर्मिनेशन परसेंटेज कितना पाया जाता है। देखो जर्मिनेशन टाइप जो है हाइपोजियल प्रकार का
और इसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है मिनिमम कितना होता है 85%। कितना 85%। इसका मतलब होता है कि अगर हम 100 बीज, माना कि हम 100 बीज का जो है प्रयोग कर रहे हैं बुवाई के लिए, तो उसमें जो है मात्र 85 बीज ही जो है 85 बीजों का ही जो है जर्मिनेशन होगा और बाकी जो 15 बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज है कितना पाया जाता है 85%। फिर देखते हैं अगला पॉइंट है इसमें कि विश्व का पहला स्टेपल फूड कौन सा है, गेहूँ है। ठीक है, यानी कि विश्व का पहला जो खाद्यान्न फूड है वो कौन सा है, गेहूँ है। अगर बात करें भारत में कि भारत का पहला जो है स्टेबल फूड क्या है, तो भारत का जो स्टेबल फूड है वो पहला है धान। ठीक है, भारत में जो है धान चावल जो है अधिक मात्रा में खाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है गेहूँ है। ठीक है, विश्व में गेहूँ पहला स्टेबल फूड है और भारत में गेहूँ जो है दूसरे नंबर पर है और धान जो है पहले नंबर पर है। फिर अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक मशीनीकृत फसल कौन सी है, तो गेहूँ है। ये दोस्तों कभी पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मशीनीकृत है, तो कौन सी है, गेहूँ है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है इसमें कि गेहूं का एरिया एंड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में। ठीक है, तो भारत में अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है उत्तर प्रदेश के पास है। फिर दूसरे नंबर पर जो है मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर जो है पंजाब है एरिया में। ठीक है, और प्रोडक्शन में यूपी पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पंजाब जो है तीसरे स्थान पर है। अगर बात करें हम प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की, तो उत्पादकता जो सबसे ज़्यादा है किसकी है, पंजाब की है। उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है कितना, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है पंजाब में सबसे अधिक होता है। ठीक है, जबकि प्रोडक्शन जो है यूपी में सबसे ज़्यादा होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है पंजाब की सबसे अधिक है। तो एरिया में पहला स्थान यूपी का, प्रोडक्शन में पहला स्थान यूपी का है और एरिया में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और प्रोडक्शन में भी तो है मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और एरिया में पंजाब का तीसरा स्थान है, प्रोडक्शन में भी तीसरा स्थान है, जबकि प्रोडक्टिविटी में पंजाब का पहला स्थान है। फिर देखते हैं गेहूं का क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि गेहूं का जो क्लासिफिकेशन है गुणसूत्र के आधार पर जो है 3 प्रकार से किया गया है। कितने, 3 प्रकार से किया गया है गुणसूत्र के आधार पर। सबसे पहला है डिप्लॉयड, फिर दूसरा है टेट्रापोलाइड, तीसरा है हेक्सापोलाइड। तो अगर बात करें हम सबसे पहले जो है डिप्लॉयड की, तो डिप्लॉयड में जो है 2 सब स्पेसीज आती हैं और टेट्रा में 3 आती हैं और हेक्सा में भी जो है 3 सब स्पेसीज आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड की 2 सब स्पेसीज, जिसमें पहली है ट्रिटिकम बायोटिकम और दूसरी है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, 2 ये कैसे हैं, सब स्पेसीज हैं यानी कि उप प्रजातियाँ हैं। अगर बात करें डिप्लॉयड में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो डिप्लॉयड में जो है गुणसूत्र 14 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड में। फिर उसके बाद है टेट्रापोलाइड में। टेट्रापोलाइड की जो है 3 सब स्पेसीज हैं। कितनी है, 3 सब स्पेसीज हैं। इसमें जो क्रोमोसोम हैं कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 28। कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 28 जो हैं इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी जो पहली उप प्रजाति है वह ट्रिटिकम डाइकोट्स और दूसरी ट्रिटिकम डाइकोकम और तीसरी ट्रिटिकम ड्यूरम। ये जो तीनों प्रजातियां हैं टेट्रापोलाइड की सब स्पेसीज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हेक्सापोलाइड। तो हेक्सापोलाइड की भी जो है
3 सब स्पेसीज हैं। अगर बात करें इसकी क्रोमोसोम, तो इसमें जो क्रोमोसोम है 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 42 पाए जाते हैं हेक्सापोलाइड में। इसकी जो पहली स्पेसीज है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक, जिसमें हम कॉमन पढ़ते हैं। कॉमनली जो है हम ट्रिटिकम एस्टिवम को पढ़ते हैं। फिर दूसरी है ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम, फिर तीसरी है ट्रिटिकम वर्गर, ठीक है। पहली है ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरी है ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम, तीसरी है ट्रिटिकम वर्गर, ठीक है। तीनों में जो क्रोमोसोम है कितने पाए जाते हैं? 42 पाए जाते हैं। 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया गुणसूत्र के आधार पर। कितना? 3 प्रकार से किया गया है। पहला है डिप्लॉयड, टेट्रापोलाइड और हेक्सापोलाइड। डिप्लॉयड में जो क्रोमोसोम है 14 पाए जाते हैं, इसकी 2 सब स्पेसीज हैं। टेट्रापोलाइड में जो क्रोमोसोम 28 पाए जाते हैं, इसकी 3 सब स्पेसीज हैं। और हेक्सापोलाइड में जो गुणसूत्र हैं 42 पाए जाते हैं, इसकी भी जो है 3 सब स्पेसीज हैं। आगे देखते हैं हम जो है डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक, ये कैसा है? हेक्सापोलाइड है। इसमें कितने क्रोमोसोम? 2n बराबर 42 पाए जाते हैं, ठीक। इसे जो है ब्रेड व्हीट के नाम से कहा जाता है। ब्रेड व्हीट के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है मैक्सिकन ड्रॉप जो व्हीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिकन ड्रॉप व्हीट के नाम से भी कहा जाता है। क्रोमोसोम 42 पाए जाते हैं। अगर बात करें एरिया कि कितने क्षेत्रफल पर जो है ट्रिटिकम एस्टिवम बोया जाता है, तो 87% क्षेत्रफल पर जो है ट्रिटिकम एस्टिवम की खेती की जाती है। फिर दूसरे नंबर पर है ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सा? ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे जो है मार्कोनी व्हीट के नाम से जाना जाता है और कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। जो ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसे मार्कोनी गेहूं और कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है। इसमें जो गुणसूत्र है कितने पाए जाते हैं? 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें एरिया की, तो 12% एरिया पर जो है इसे ग्रो किया जाता है। कितना? 12% क्षेत्रफल पर जो है इसकी खेती की जाती है। अगली जो है इसका जो उपयोग है सूजी बनाने में किया जाता है, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम का जो उपयोग है सूजी बनाने के लिए किया जाता है। अगला है फिर ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम ये जो है कैसा? इमर व्हीट है। इसे जो है इमर व्हीट के नाम से जाना जाता है। ये जो है टेट्रापोलाइड है। कैसा है? टेट्रापोलाइड है। इसमें जो क्रोमोसोम है कितने पाए जाते हैं? 28 पाए जाते हैं। कितने? 28 पाए जाते हैं, ठीक है। जो ट्रिटिकम ड्यूरम है ये भी जो है टेट्रापोलाइड है। कैसा है? टेट्रापोलाइड है, ठीक। इसकी अगर एरिया की बात करें कि ट्रिटिकम डाइकोकम जो है कितने क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, तो इसे जो है मात्र 1% एरिया पर जो है इसे उगाया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय बोना गेहूं कौन सा है, ठीक है। तो भारतीय बोना गेहूं, इंडियन ड्रॉप व्हीट, तो इसका जो बोटिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम। क्या है? भारतीय बोना गेहूं का जो बोटिकल नेम है ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम है। इसकी जो फैमिली है पोएसी है। और इसमें जो क्रोमोसोम है कितने पाए जाते हैं? 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये कैसा है? हेक्सापोलाइड है। कैसा है? हेक्सापोलाइड है, ठीक है। फिर देखते हैं कि ट्रिटिकम वर्गर को जो है टाल व्हीट के नाम से भी जाना जाता है या टाल व्हीट भी कहते हैं। जो ट्रिटिकम वर्गर व्हीट है उससे जो है टाल व्हीट के नाम से भी जाना जाता है।
आप देखेंगे इसकी जो है बवाई, गेहूं की जो बवाई है कब की जाती है। तो अगर बात करें हम एरीगेटेड एरिया की, तो इसमें अगर हम टाइमली बवाई करते हैं तो नवंबर का सेकेंड वीक, ठीक है, नवंबर के जो है सेकेंड वीक से हम जो है बवाई करते हैं टाइमली पर। अगर हम एरीगेटेड एरिया में पछेती बवाई करते हैं, लेट, कब करते हैं, 15 दिसंबर तक, ठीक है, 15 दिसंबर तक जो है हम इसकी लेट बवाई कर सकते हैं। अगर बात करें रेनफेड एरिया में, तो रेनफेड एरिया में जो टाइमली बवाई है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो है बवाई कर सकते हैं। अगर बात करें लेट बवाई यानी कि पछेती बवाई हम कब तक कर सकते हैं रेनफेड एरिया में, तो रेनफेड एरिया में जो है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है हम पछेती बवाई कर सकते हैं रेनफेड एरिया में, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि इसमें जो है गहराई कितनी रखते हैं, ठीक है, सोइंग डेप्थ। तो इसमें जो है 5 से 6 सेंटीमीटर पर जो है गहराई पर हम बीज की बवाई करते हैं। कितनी, 5 से 6 सेंटीमीटर जो है गहराई पर हम बीज की बवाई करते हैं। अगर बात करें हम अंतरण की, तो इसमें जो अंतरण है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर का जो है हम अंतरण रखते हैं। और अंतरण काफ़ी पूछा भी जाता है कि गेहूं में जो है अंतरण कितना रखते हैं, तो 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अगर बात करें कि गेहूं की खेती जो है हम किस मृदा में सफलतापूर्वक कर सकते हैं, तो इसके लिए जो मृदा है दोमट भूमि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, दोमट भूमि होनी चाहिए। और उसका जो पीएच है कितना होना चाहिए, 6 से 7.5, 6 से 7.5 पीएच वाली मृदा पर हम जो है आसानी से गेहूं की खेती कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि इसमें जो है वाटर रिक्वायरमेंट कितने मतलब कितने पानी की आवश्यकता कितनी होती है, तो इसमें जो है वाटर रिक्वायरमेंट है 45 से 65 सेंटीमीटर। कितने, 45 से 65 सेंटीमीटर जो है पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि बवाई की विधियाँ, ठीक, इसकी जो है बवाई की विधियाँ कौन कौन सी है। सोइंग मेथड, तो सबसे पहले जो है ब्रॉडकास्टिंग, जिसे हम छिड़कवा विधि कहते हैं, ठीक है। छिड़कवा विधि में यानी कि हम गेहूं को जो है हाथों के द्वारा खेत में जो है फैला देते हैं, ठीक है, या छिड़क देते हैं। तो अगर हम गेहूं की जो बवाई है ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं, तब जो इसकी बीज दर है 150 केजी बीज दर की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर हम बवाई सीड ड्रिल से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, सीड ड्रिल से, तब जो है 100 केजी बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। यानी कि 1 हेक्टेयर गेहूं की बवाई के लिए जो है 100 केजी बीज की आवश्यकता होगी, अगर हम बीज की बवाई जो है सीड ड्रिल विधि से करते हैं, ठीक। फिर अगली विधि जो है डिबलर, और डिबलर से अगर हम बवाई कर रहे हैं तो इसमें जो है बीज दर सबसे कम लगती है 25 से 30 किलोग्राम, ठीक है। कितनी, 25 से 30 किलोग्राम जो है बीज दर लगती है। इसमें जो क्या है, इसमें जो है 27 खूंटियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें जो 27 खूंटियाँ होती है और एक हत्था लगा होता है। हम हत्थे को उठाते हैं और ज़मीन में धंसा देते हैं, फिर उसको उठाते हैं, वहाँ पर जो है 27 आपको जो है छेद देखने को मिलते हैं। फिर उसमें हम 1 से 2 बीज डाल देते हैं। तो ये विधि हो गई डिबलर विधि। इसमें जो कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है 25 से 30 केजी। फिर उसके बाद है फर्ब मेथड, तो फर्ब मेथड में जो है 75 किलोग्राम जो है बीज की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं फर्ब मेथड जो है इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है फेरो एरीगेटेड रेसेड बेड सिस्टम होता है। क्या होता है, फेरो एरीगेटेड रेसेड बेड
सिस्टम जो है फर्व का फुल फॉर्म होता है। फिर देखते अगर हम गेहूं की जो बुवाई टाइमली कर रहे हैं यानी कि समय पर हम बुवाई कर रहे हैं, तब जो है कितने बीज की आवश्यकता होगी, तब जो है 100 केजी। ठीक है, कितने 100 केजी जो है बीज की आवश्यकता होगी जब हम गेहूं की जो बुवाई है समय पर करते हैं। फिर उसके बाद है अगर हम पछेती बुवाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी कारणवश हमारा जो फील्ड है खाली नहीं हो पाया, ठीक है, तब जो बुवाई है पछेती यानी कि लेट बुवाई हो जाती है। तो लेट बुवाई पर जो कितनी बीज की आवश्यकता होती है, तो 125 से 150 केजी। ठीक है, कितनी 125 से 150 केजी जो है बीज की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम बोनी वैरायटियों का चयन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोनी प्रजातियां बो रहे हैं, तब जो है कितनी बीज की आवश्यकता होगी, तब जो है 100 केजी बीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, ठीक। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग से कर रहे हैं तो 150 केजी ब्रॉडकास्टिंग से। अगर हम सीरियल से बुवाई कर रहे हैं तो 100 केजी। अगर हम डिबलर से कर रहे हैं तो 25 से 30 केजी बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम फर्व मेथड से जो है गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, तब जो है 75 केजी बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम टाइमली यानी कि समय पर बुवाई करते हैं तो 100 केजी। अगर हम पछेती बुवाई करते हैं तो 125 से 150 केजी। अगर हम बोनी प्रजातियां बो रहे हैं, ठीक है, तब जो है 100 केजी बीज की आवश्यकता होगी। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसमें सिंचाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि गेहूं की जो है कितनी प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो गेहूं की जो है छः प्रमुख जो है क्रांतिक अवस्थाएं होती है, यानी कि हम 6 स्टेजेस पर जो है सिंचाई करना अनिवार्य होता है। तो देखते हैं इसमें जो है पहली स्टेज पर हम कब सिंचाई करते हैं। तो इसकी जो पहली स्टेज है CRI स्टेज, ठीक है, ये जो है बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद जो है CRI स्टेज देखने को मिलती है। इस पर जो है सिंचाई करना अनिवार्य होता है। ठीक, इस पर जो सिंचाई है बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इस पर जो है सिंचाई हमें ज़रूर करनी होती है। फिर दूसरी जो स्टेज है वो है ट्रिलिंग। ये जो है स्टेज आपको बुवाई के 40 से 45 दिन के बाद देखने को मिलती है। फिर तीसरी जो है जॉइंटिंग स्टेज, ये जो है 60 से 65 दिन के बाद देखने को मिलती है। फिर है फ्लावरिंग स्टेज जो है बुवाई के 80 से 85 दिन के बाद जो है देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है मिल्किंग स्टेज, ये दोस्तों पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया कि गेहूं में मिल्किंग स्टेज कितने दिनों के बाद जो है आती है। तो गेहूं में जो मिल्किंग स्टेज है वो है 100 से 105 दिन में जो है देखने को मिलती है, यानी कि बुवाई से लेकर 105 दिन में जो है दिन के बाद जो है मिल्किंग स्टेज देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है डफ स्टेज, ये जो है 125 दिन के बाद जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं। तो अगर कोई किसान है, ठीक है, किसान के पास जब मात्र एक ही सिंचाई की सुविधा हो, ठीक है, जैसे अगर कोई किसान है उसके पास जो है सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उसके पास मात्र एक ही सिंचाई की जो है व्यवस्था है, तब जो है उसे किस स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। तो वो जो स्टेज है CRI स्टेज पर जो है उसे सिंचाई करनी चाहिए। ये जो स्टेज होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, फिर अगर किसान के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है, अगर कोई किसान है
और उसके पास जो है 2 ही सिंचाई उपलब्ध है, 2 से ज़्यादा सिंचाई वो करने में सक्षम नहीं है, तब वो कौन कौन सी स्टेज पर जो है उसे सिंचाई करनी चाहिए। तो उसे पहली सिंचाई जो है CRI स्टेज पर करनी चाहिए, दूसरी जो है उसे फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? फ्लावरिंग स्टेज पर जो है सिंचाई करनी चाहिए। फिर देखते हैं, अगर कोई किसान है, ठीक है, अगर कोई किसान है उसके पास जो है मात्र 3 सिंचाई उपलब्ध है, कितनी? 3 सिंचाई उपलब्ध है, तब जो है वो कौन कौन सी स्टेज पर करेगा? तो सबसे पहली वो CRI स्टेज पर करेगा। ये जो है बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जो है स्टेज ये देखने को मिलती है। फिर दूसरी सिंचाई जो है वो कब करेगा? लेट जॉइंटिंग पर, ठीक है, जॉइंटिंग स्टेज पर करेगा। कब करेगा? जॉइंटिंग स्टेज। ये स्टेज कब आती है? 60 से 65 दिन के बाद। फिर तीसरी जो सिंचाई है वो कब करेगा? मिल्किंग स्टेज पर, ठीक है, यानी कि दुधिया अवस्था पर जो है करेगा। ये स्टेज कब आती है? 100 से 105 दिनों के बाद, ठीक है। तो अगर कोई किसान है, किसान के पास अगर 1 सिंचाई उपलब्ध है तो वो CRI स्टेज पर करेगा। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है उसके पास तो पहली CRI स्टेज, दूसरी फ्लावरिंग। अगर किसी किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध है कि वो 3 ही सिंचाई कर सकता है तो वो पहली सिंचाई CRI स्टेज पर, दूसरी लेट जॉइंटिंग पर, तीसरी जो है मिल्किंग स्टेज पर करेगा। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है उर्वरक, कि गेहूं में जो है हम कितना जो है उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। तो अगर हम टाइमली यानी कि समय पर अगर हम गेहूं की बुआई किए हैं, ठीक, यानी कि समय पर हमने गेहूं की जो है बुआई की है, उस समय जो खाद की आवश्यकता होगी यानी कि उर्वरक की आवश्यकता होगी, तब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितनी? 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होगी। किस समय? जब हम गेहूं की बुआई समय पर की हो तब। अगर हमने गेहूं की जो बुआई है लेट की है यानी कि पछेती बुआई की है, एकदम लास्ट में, यानी कि मान ले हमने जो है 14 दिसंबर को है गेहूं की बुआई की है, तब जो है कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर? तब जो है हमें नाइट्रोजन है 80 किलोग्राम देने की आवश्यकता होगी, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश जो है 40 किलोग्राम देने की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर। अगर अनइरिगेटेड एरिया है तब जो है 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होगी। अगर सेमी एरिगेटेड एरिया है तब 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम जो है पोटाश की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है कि 1 केजी गेहूं उगाने के लिए जो है कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो अगर हम 1 केजी, ठीक, कितना? अगर हम 1 किलोग्राम गेहूं का जो है उत्पादन कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए जो है 500 लीटर, कितना? 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, 1 केजी गेहूं उगाने के लिए। फिर देखते हैं इसमें जो है दाना और भूसा का अनुपात कितना होता है। तो जो दाना और भूसा का जो अनुपात है 1:1.5 होता है, ठीक है, कितना? 1:1.5 होता है। अगर बात करें हम इसमें जो है गेहूं की खेती में जो हम मिश्रित फसल भी उगा सकते हैं, ठीक है, कौन सी? मिश्रित फसल भी उगा सकते हैं। मिश्रित फसल में हम दूसरी फसल कौन सी यूज कर सकते हैं? तो मिश्रित फसल में जो है गेहूं के साथ सरसों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि गेहूं के साथ हम सरसों की बुआई कर सकते हैं,
या हम गेहूं के साथ जो है चना की भी बुआई कर सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी पूछा जाता है कि गेहूं और सरसों का जो है अनुपात कितना रखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि गेहूं की मिश्रित फसल में गेहूं और सरसों का अनुपात कितना होता है। तो इसमें जो अनुपात है 9:1 होता है। यानी कि माना कि ये कोई फील्ड है, जैसे कि ये कोई फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में जो है हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं, ठीक है, और हमें इसमें जो है मिश्रित फसल उगाना है। तो इसमें जो है हमें 9 पंक्ति, इसकी 9 पंक्ति जो है हमें गेहूं की उगानी होगी, ठीक है। 9 पंक्ति गेहूं की, 2 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 9 पंक्तियां हैं किसकी होगी, ये 9 पंक्तियां जो है गेहूं की, ठीक। जो हमने मिश्रित फसल के लिए जो फसल का प्रयोग किया है, ठीक है, यानी कि वो फसल है सरसों। तो इसमें जो सरसों की एक पंक्ति, ठीक है, ये हो गया सरसों। फिर 9 पंक्ति गेहूं की, ठीक। इस प्रकार जो है हम यूज करते हैं। यानी कि मिश्रित फसल में हम गेहूं के साथ सरसों की बुआई कर सकते हैं और गेहूं के साथ जो है चना की बुआई कर सकते हैं। इसमें जो अनुपात रखते हैं, कितना रखते हैं, 9:1। यानी कि 9 पंक्ति गेहूं की होगी और 1 पंक्ति सरसों की। फिर 9 पंक्ति गेहूं की और 1 पंक्ति सरसों की। तो इस प्रकार जो है हम मिश्रित फसल की बुआई करते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी जो है वैरायटी, कौन कौन सी जो है इसकी किस्में हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम केवल उन्हीं किस्मों को जो है डिस्कस करेंगे और बाकी जो नोट हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सिंगल जीन वैरायटी कौन कौन सी है। गेहूं की जो है सिंगल जीन वैरायटी कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले है सोनालिका, ठीक है। कौन सी, सोनालिका है, यूपी 262, गिरिजा, WL 711। ये जो वैरायटी है कैसी है, सिंगल जीन वैरायटी है। एग्ज़ाम में दोस्तों ज़्यादा वैरायटी नहीं पूछता है, बाकी आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही जो है वैरायटी से देखने को मिलेंगे। तो वैरायटी खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ के ज़रूर जाना है। तो सिंगल जीन वैरायटी कौन सी है, सोनालिका हो गया, यूपी 262, गिरिजा, WL 711। फिर है डबल जीन वैरायटी। तो डबल जीन वैरायटी में अर्जुन है, प्रताप है, जनक है, यूपी 215 और कल्याण सोना। ये जो वैरायटी कैसी है उनकी डबल जीन वैरायटी है। फिर उसके बाद है ट्रिपल जीन वैरायटी। काफ़ी पूछा भी जाता है कि गेहूं की, ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी है। तो आपको 3 ऑप्शन और मिलेगा, एक ऑप्शन आपका जो है ट्रिपल जीन की वैरायटी का होगा। तो गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी कौन कौन सी, हीरा मोती जवाहर ज्योति। आप याद भी कर सकते हैं, अच्छा क्रम भी है कि हीरा मोती जवाहर ज्योति। ये जो वैरायटी है कैसी है गेहूं की, ट्रिपल जीन वैरायटी। फिर उसके बाद यूपी 301, ये भी जो है ट्रिपल जीन वैरायटी है। फिर देखते हैं टाइमली पर, अगर समय पर बुआई कर रहे हैं तब जो है कौन सी वैरायटी का हम यूज करेंगे। तो रतन, स्वाति, कंचन। अगर हम गेहूं की जो है लेट बुआई कर रहे हैं, ठीक है, लेट बुआई में जो है किन वैरायटी का चयन करेंगे। तो पहली लोक 1, GB 173, राज 3765। ये जो वैरायटी है कैसी हैं गेहूं की, पछेती वैरायटी है। फिर देखते हैं इसमें जो है उपज की, उपज जो है कितनी होती है। तो
एरीगेटेड एरिया में जो है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन देखने को मिलता है, और अनइरीगेटेड एरिया में जो है 20 से 25 क्विंटल जो है उत्पादन देखने को मिलता है। अगर बात करें इसमें जो भंडारण के लिए नमी कितने % होनी चाहिए, यानी कि स्टोरेज के लिए इसमें जो है मॉइस्चर कितने % होना चाहिए, तो इसमें जो नमी है 10 से 12%। ठीक है, कितना होना चाहिए, 10 से 12% जो है नमी होना चाहिए। फिर देखते हैं इसमें जो है कौन कौन से खरपतवार लगते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को जो है डिस्कस करेंगे, बाकी सभी खरपतवारों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें जो सबसे प्रमुख खरपतवार है वो है गेहूसा। कौन सा, गेहूसा, जिसका बॉटनिकल नेम है फरेरिस माइनर। क्या होता है, फरेरिस माइनर होता है। अगर बात करें इसका टेस्ट वेट कितना होता है, काफ़ी पूछा भी जाता है, तो इसका जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है। ठीक है, टेस्ट वेट जो है 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। ठीक है, एक होता है आपका सीड इंडेक्स। क्या होता है, सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स जो है बड़े दानों का निकाला जाता है और वो 100 दानों का भार होता है। ठीक है, जो सीड इंडेक्स निकाला जाता है वो 100 दानों पर, और जो टेस्ट वेट निकाला जाता है 1000 दानों पर। तो गेहूसा जो है गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। इसका बॉटनिकल नेम फरेरिस माइनर है। इसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। इसके अन्य नाम है, इसे जो गेहूं का मामा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गेहूं का पौधा और गेहूं के मामा का पौधा एकदम सेम होता है। ठीक है, इसलिए जो है इससे गेहूं का मामा और नकलची खरपतवार के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है, इसे गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो चौथा नाम है काफ़ी पूछा भी जाता है, कैनरी घास के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। ठीक है, गेहूं का जो मामा है इसके कितने नाम, गेहूसा, गुल्ली डंडा, नकलची खरपतवार और कैनरी घास के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला खरपतवार है पूर्ण खरपतवार या निरपेक्ष खरपतवार, यानी कि एब्सोल्यूट व्हीट। कौन सा होता है, वह बथुआ। ठीक है, बथुआ कैसा व्हीट है, एब्सोल्यूट व्हीट है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, चिनोपोडियम एल्बम होता है। ठीक है, क्या है, चिनोपोडियम एल्बम इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है। फिर देखते हैं आपत्तिजनक खरपतवार गेहूं का कौन सा होता है, यानी कि ऑब्जेक्शनेबल व्हीट कौन सा होता है, तो वह है हिरनखुरी। ठीक है, कौन सा, हिरनखुरी। गेहूं का प्रमुख जो है खरपतवार है वो होता है गेहूं का मामा, और एब्सोल्यूट व्हीट जो है बथुआ, और आपत्तिजनक खरपतवार जो है हिरनखुरी। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें जो है प्रमुख कीट कौन कौन से लगते हैं। तो पहला जो है दीमक। ठीक है, फिर है गुजिया वीविल। फिर तीसरा जो कीट है आर्मी वर्म या सैन्य कीट। ठीक है, देखते हैं दीमक का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो ओडेंटोटर्मस अबेसस। ठीक है, क्या नाम है, ओडेंटोटर्मस अबेसस जो है दीमक का बायोलॉजिकल नेम है। फिर है गुजिया वीविल कीट। इसका जो साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम वो क्या है, टेनिमेकस। क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, टेनिमेकस इंडिकस। ठीक है, टेनिमेकस इंडिकस। फिर है आर्मी वर्म या सैन्य कीट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, माइथीनमा। क्या है, माइथीना सेपराटा। ठीक है,
ये जो है सैन्य कीट का बायोलॉजिकल नेम होता है। फिर देखते हैं इसमें जो है प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं। गेहूं में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं। हम दोस्तों जो रोग हम प्लांट पैथोलॉजी में जो है विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे और कीट जो है इंटमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है केवल कीट का नाम और उसका साइंटिफिक नेम बस। तो अब देखते हैं इसमें जो है प्रमुख रोग कौन से लगते हैं। तो इसमें जो पहला रोग है वो है ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट। ठीक है, कौन सा? ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्या है? पक्सीनिया ग्रेमनिस ब्राइटिकोन्सी टिटसाई। ठीक, फिर है येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्या है? पक्सीनिया स्ट्रिपॉर्मिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा नाम क्या है? स्ट्रिप रस्ट। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्या है? पक्सीनिया स्ट्रिपॉर्मिस। फिर उसके बाद है ब्राउन लीफ रस्ट, ब्राउन रस्ट या ऑरेंज रस्ट या लीफ रस्ट। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्या है? पक्सीनिया रिकनडेटा। क्या है? पक्सीनिया रिकनडेटा। फिर है लूज स्मट डिजीज। गेहूं में लगता है लूज स्मट। तो इसका जो है अस्टिलेगो न्यूडोट्रिटसाई। ठीक है, अस्टिलेगो न्यूडोट्रिटसाई इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। फिर इसमें जो एक रोग लगता है करनाल बंट। कौन सा? करनाल बंट। तो करनाल बंट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्या है? निवोसिया इंडिका। क्या होता है? निवोसिया इंडिका जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। फिर तो ये जो है आज कंप्लीट हो गई गेहूं की खेती। ठीक है, गेहूं की खेती जो है कंप्लीट हो गई। हम सभी जितनी भी कल्टीवेशन है सभी कंप्लीट करेंगे बारी टू बारी। तो आज हमने जो है गेहूं की खेती कंप्लीट कर लिया, जैसा हमने वादा किया था कि यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब भर पर आपको जो टीए का और कैन सुपरवाइजर का फ्री कोर्स नहीं मिले, हम आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, कैन सुपरवाइजर और एजीटीए का कंप्लीट बैच। ठीक है, और उसके साथ यूपीजी के और कंप्यूटर भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। हम सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यूपीजी के और कंप्यूटर। फिर अब देखते हैं इससे गेहूं से संबंधित जो है प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, गेहूं से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य जो छूट गए हैं। ठीक है, पहला इसमें जो पॉइंट है कि गेहूं का मौल्या रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो गेहूं का जो मौल्या रोग है वो हेट्रोडेरा एवनी के कारण होता है। किसके कारण? हेट्रोडेरा एवनी के कारण होता है। फिर एक गेहूं की लंबाई कम करने वाला जीन कौन सा है। तो गेहूं की लंबाई को कम करने वाला जो जीन है वो कौन सा है? RH T। ठीक, फिर गेहूं के लिए जो है किस प्रकार की जलवायु होना चाहिए। तो इसके लिए जो है शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। कौन सी? शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। फिर है कि गेहूं के दाने की कठोरता किसके द्वारा मापते हैं। तो जो गेहूं के दाने की जो कठोरता है वो हम पियरलिंग इंडेक्स के द्वारा जो है मापते हैं। किसके द्वारा? पियरलिंग इंडेक्स के द्वारा हम मापते हैं। फिर है अगला पॉइंट है कि गेहूं को
बौनेपन का कारक क्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे था कि गेहूं की लंबाई कम करने वाला जो जीन है वो RST है, और यहाँ पर गेहूं को बौनेपन का जो कारण है क्या है, कारक, तो है साइटोसिल। क्या है, साइटोसिल। फिर है अगला पॉइंट है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। आपको यह है जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि गेहूं में बौनेपन का जो जीन है कौन सा। तो इसका जो जीन है का नाम है नोरिन 10। नोरिन 10 जी, ठीक है, गेहूं में बौनेपन का कारण है। फिर देखते हैं गेहूं का जो सेलिंग परसेंटेज कितना होता है। तो गेहूं में जो सेलिंग परसेंटेज है कितना होता है, 60% होता है। फिर देखते हैं गेहूं का जो है पुष्प क्रम कौन सा है। तो गेहूं में जो पुष्प क्रम है स्पाइक पाया जाता है, स्पाइक या बाली या ईयर, 3 नाम है, ठीक है, आपको तीनों याद रखना है। गेहूं का पुष्प क्रम किस प्रकार का होता है, स्पाइक होता है या बाली या ईयर प्रकार का होता है, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट है कि गेहूं, जौ, चावल व जई में चेस्मोगेमी के कारण जो है स्वपरागण पाया जाता है। अब बात करें कि चेस्मोगेमी क्या होता है, ठीक है। चेस्मोगेमी का मतलब होता है कि फूल निषेचन के बाद फूलते हैं, ठीक। चेस्मोगेमी में जो फूल हैं निषेचन के बाद खुलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्वपरागण पाया जाता है किसके कारण होता है, चेस्मोगेमी के कारण, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि ट्रिटिकेल, ये भी दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है कि ट्रिटिकेल का क्रॉस काफ़ी पूछा जाता है कि ट्रिटिकेल जो है किसका क्रॉस है। तो गेहूं और राई के क्रॉस से जो है इसे विकसित किया गया है, और ये जो है मानव निर्मित इंटर जेनेरिक वैरायटी है, ठीक। इसकी जो खोज है रिम्पू ने 1890 में की थी। कब की थी, 1890 में की थी। इसमें जो क्रोमोसोम है कितने 56 पाए जाते हैं। ये कैसा है, एलो पोलीप्लॉइडी होता है। कैसा होता है, एलो पोलीप्लॉइडी होता है, ठीक है। क्रोमोसोम 56 पाए जाते हैं। इसका जो क्रॉस है गेहूं और राई के क्रॉस से जो इसे डेवलप किया गया है। फिर इसकी खोज किसने की, रिम्पू ने की 1890 में। और इसकी प्रथम वैरायटी कौन सी है, काफ़ी पूछी जाती है कि ट्रिटिकेल की फर्स्ट वैरायटी कौन सी है। तो इसकी जो फर्स्ट वैरायटी है DT46, DT46 जो वैरायटी है ट्रिटिकेल की प्रथम वैरायटी है, यानी कि पहली वैरायटी है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि गेहूं और जौ, यानी कि गेहूं और जौ का अनुसंधान निदेशालय कहाँ है। तो इसका जो निदेशालय कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। फिर अगला पॉइंट है कि गेहूं के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी कितनी पाई जाती है। तो इसमें जो क्रोमोसोम है 3n बराबर 63 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 63, यानी कि गेहूं के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 63 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, देखते हैं इसमें कि स्यूडो व्हीट यानी कि आभासी गेहूं कौन सा होता है। तो स्यूडो व्हीट जो है आभासी गेहूं, इसे बकव्हीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बकव्हीट के नाम से जाना जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है फेगोपाइरम एस्कुलेंटम होता है। अगर बात करें इसकी फैमिली तो पॉलीगोजिनेसी होती है। और अगर बात करें इसमें कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है तो एकीन,
किन प्रकार का जो है इसमें पुष्प क्रम पाया जाता है। अगर बात करें बुवाई का समय, किस समय जो इसकी बुवाई की जाती है, तब जो इसकी बुवाई है जून जुलाई में की जाती है। अगर बात करें वैरायटी की, तो टोक्यो जो है बकव्हीट की वैरायटी है। किसकी है? आभासी गेहूं की या सीडो व्हीट की जो है वैरायटी है टोक्यो। तो दोस्तों ये था आज की पहली क्लास। ठीक है, पहली क्लास, ठीक, यूट्यूब पर एकदम फ्री। हम यूट्यूब पर जो है AGTA का कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, और आज हमने जो है गेहूं की खेती कंप्लीट कर ली है। और इसका जो अगला टॉपिक है, यानी कि अगली जो वीडियो है वो होगी धान की। ठीक है, धान की खेती हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब के लिए थैंक यू।